आज 1 मई है जो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए उत्सव का दिन है। आपको याद है आईसीएस न्यूज़ ने महाराष्ट्र और गुजरात कभी एक ही राज्य थे और बाद में अलग हुए इस बारे में एक वीडियो जारी किया था। विभाजन के बाद भी दोनों राज्यों ने वर्षों से समान रूप से विकास किया है। महाराष्ट्र और गुजरात की कई प्रमुख हस्तियों ने भारत के विकास में योगदान दिया है। चलिए देखते हैं। उदयमती रानी सोलंकी वंश की रानी थी। वो एक अद्भुत रानी थी। वर्तमान अहमदाबाद में उन्होंने एक बावड़ी बनवाई जो सामान्य मंदिरों के विपरीत एक उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया था। ये रानी उदयमती द्वारा निर्मित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। रानी की वाव नामक सुंदर बावड़ी में कई हिंदू देवी देवताओं को दर्शाने वाली विभिन्न मूर्तियां हैं। उन्होंने इसे अपने पति राजा भीम प्रथम की स्मृति में बनवाया था। रानी की बाव कई वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबी रही और 1940 के दशक में इसका पुनः पता चला। लोग इसकी भव्यता को देखकर चकित रह गए। उसके बाद ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया और आज भी शान से खड़ा है। महज 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा बन गए जो मराठा सेना के प्रमुख सेनापति और एक अत्यंत शक्तिशाली नेता थे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और उनमें से किसी में भी पराजित नहीं हुए। वो कभी भी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटे। उनके पास बहुत तेज घुड़सवार सैनिक थे जिनकी मदद से उन्होंने कई अधिक विशाल मुगल सेना को पराजित किया। वो 1737 में इतनी तेजी से दिल्ली पहुंचे कि मुगल बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कितने शक्तिशाली हुए होंगे वो। उनके समय में मराठा साम्राज्य पेशावर तक फैला हुआ था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। लोकप्रिय गायिका फाल्गुनी पाठक ने अपने नवरात्रि गीतों के माध्यम से गुजराती संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। वो 5 बहनों में से पांचवी और आखिरी बेटी हैं। उसके पिता को बेटे की उम्मीद थी, इसलिए बचपन में उसे अक्सर लड़के की तरह कपड़े पहनाए जाते थे। अब यही उनकी खास शैली और पहचान बन गई है। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित गायिका है। लता मंगेशकर एक विश्व प्रसिद्ध गायिका है। अपने करियर की शुरुआत में लता मंगेशकर को एक संगीत निर्देशक ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि उनकी आवाज़ बहुत पतली और कमज़ोर है। वही पतली आवाज़ बाद में कई वर्षों तक दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुई। और विभिन्न भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। वाह, कमाल है।
उनकी आवाज़ बेहद मधुर और सुकून देने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी आवाज़ इतनी अनूठी थी कि कई देशों के विशेषज्ञों ने इस पर शोध भी किया। उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं। ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और एक वकील के रूप में काम करने लगे। उस समय वो गुजरात के सबसे अधिक वेतन पाने वाले वकीलों में से एक थे। भारत की जनता के कष्टों से द्रवित होकर उन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया, अपने ब्रिटिश शैली के कपड़े जला दिए और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेज चले गए और भारत अंततः स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू के भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। हालांकि स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थीं, जिनमें से कई स्वतंत्र रहना चाहते थे और राष्ट्र में शामिल नहीं होना चाहते थे। सरदार पटेल ने धैर्यपूर्वक उनमें से प्रत्येक को राजी किया और उन्हें भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंततः देश को एकजुट किया। ये अविश्वसनीय उपलब्धि है। इसलिए सरदार पटेल को सम्मानपूर्वक भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वीर सावरकर थे। उनकी कहानी दुखों से भरी हुई है। अंग्रेजों ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया, जो भीषण अत्याचारों के कारण काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब था कि एक बार कैदियों को वहां भेज दिए जाने के बाद चारों ओर फैले विशाल समुद्र के कारण भागने का कोई रास्ता नहीं था। प्रत्येक कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था, जहां वे एकांत में रहते थे और उन्हें यातनाएं दी जाती थीं, जैसा कि अपने खेतों की जुताई के लिए गायों और बैलों का उपयोग होते देखा होगा। या उनके बदले कैदियों को जानवरों की तरह तेल मिलने चलाने के लिए मजबूर किया जाता। कैदियों को मशीनों के बजाय हाथों से नारियल के छिलकों से रस्सियां बनाने के लिए मजबूर किया जाता था, जब तक कि उनके हाथों से खून न बहने लग जाए। वीर सावरकर कविताएं लिखा करते थे, लेकिन उन्हें कलम और कागज नहीं दिए जाते थे। उन्होंने जेल की दीवारों पर कीलों का इस्तेमाल करके कविताएं लिखीं और उन्हें याद रखा। विनायक दामोदर सावरकर कितने अद्भुत व्यक्ति थे। रणजीत सिंह जी का जन्म भारत में हुआ था और वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे और उन्होंने 1896 से 1902 के बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेला। सभी जानते थे कि वो एक अद्भुत बल्लेबाज थे। वो रात में मोमबत्ती की रोशनी में बल्लेबाजी का अभ्यास करते, परछाइयों का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रियाओं को तेज करते और समय और सटीकता में महारत हासिल की। भारत के घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी, का नाम उनके सम्मान और क्रिकेट में उनके योगदान के सम्मान में रखा गया था। हालांकि वे इंग्लैंड के लिए खेले, लेकिन वे भारतीय थे और उनके सम्मान में रणजी ट्रॉफी का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त क्रिकेटर हैं। स्कूल के दिनों में सचिन तेंदुलकर ने एक बार हैरिस शील्ड मैच में विनोद कांबली के साथ 664 रनों की साझेदारी की थी। गेंदबाज इतने थक गए कि वे उन्हें आउट करने में असमर्थ होने के कारण खेल के बीच में ही हार मान गए। इस पारी ने दिखा दिया था कि सचिन क्रिकेट का इतिहास बदलने वाले हैं और अंततः उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के रूप में जाना जाता है और हम सभी उनके रिकॉर्ड्स के बारे में जानते ही हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने इसरो की स्थापना की। वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ थे और मानते थे कि ये लाभदायक होगा। वाकई एक आदर्श व्यक्ति। क्या आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण उनके नेतृत्व में भारत का पहला रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को सलाम। डॉक्टर अनिल काकोडकर भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार हैं। उन्होंने भारत को अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। जब दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तब डॉक्टर काकोडकर ने भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी में अपना खुद का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। महाराष्ट्र और गुजरात के कितने उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं। 1 मई 1960 को अलग होने के बावजूद दोनों राज्यों ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में समान रूप से योगदान दिया है।